चलिए दोस्तों, तो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पेमेंट ऑफ टैक्स का कंप्लीट चार्ट रिवीजन। आर यू रेडी? चलिए, तो इसमें मेनली जो आपको पेमेंट ऑफ टैक्स में पढ़ने हैं तीन लेजर, वो है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। ओके, तो ये तीन लेजर आपको पढ़ने हैं। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ओके पैसा कैसे डिपॉजिट होता है और उसके बाद में उसका यूटिलाइजेशन कौन से पर्पस के लिए होता है। तो पैसा जो आप डिपॉजिट कर सकते हो, यानी आपका जो भी टैक्स लायबिलिटी आएगा, टैक्स लायबिलिटी में से आपको आईटीसी यूज करने पड़ेंगे, मतलब आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर यूज करना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर यूज करने के बाद जो बैलेंस रहेगा वो कैश लेजर से आप पे करोगे। पर कैश लेजर में पैसा कैसे आएगा? तो कैश लेजर में पैसा जो है इंटरनेट बैंकिंग, उसके बाद में यूपीआई, आईएमपीएस से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस ओके आप पे कर सकते हो, जिसकी चालान होगी, हाईलाइट करो पीएमटी 06 चालान। इस मोड से आप पैसा चालान के थ्रू पे करोगे और चालान से पेमेंट होने के बाद ओके आपका जो पैसा आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कौन कौन से पर्पस के लिए यूज हो सकता है? कैश लेजर कौन कौन से पर्पस के लिए यूज हो सकता है? तो ये कभी कभी एक दो मार्क के लिए एमसीक्यू में आ सकता है। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर आउटपुट टैक्स जो भी आपका होगा, टैक्स पेमेंट के लिए, इंटरेस्ट के लिए, पेनल्टी के लिए, फीस या एनी अदर अमाउंट पेबल होगा, ओके तो कोई भी आपका अमाउंट पेबल होगा तो उसके लिए यूज हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ओके, यहाँ पे स्पेशल पेमेंट मोड फॉर ओआईडीआर ऑनलाइन मनी गेमिंग। ओके, तो ये केस में देखो यहाँ जस्ट अ मिनट, जस्ट मिनट बेटा, वो कभी कभी चार्ट ओपन नहीं हो पाता है, इसलिए मैं स्क्रीन में कर रहा हूँ, थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। पर ये पता नहीं, कभी कभी वो चार्ट जो है रिज्यूम पूरा नहीं हो पाता है, जूम नहीं हो पाता है। तो स्पेशल पेमेंट मेड फॉर ओआईडीआर ऑनलाइन मनी गेमिंग, ये उन्होंने अभी ऐड किया और उन्होंने कहा ए पर्सन इज प्रोवाइडिंग ओआईडीआर सर्विस टू एनटीओआर और ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विसेज टू एनी पर्सन इन इंडिया आर परमिटेड टू मेक देयर पेमेंट थ्रू इंटरनेट मनी ट्रांसफर सिस्टम ऑफ स्विफ्ट नेटवर्क। मतलब देखो, अगर ओआईडीआर सर्विस प्रोवाइडर इंडिया के बाहर है, आई रिपीट, ओआईडीआर सर्विस प्रोवाइडर इंडिया के बाहर है और रिसिपिएंट इंडिया में है, और अभी एक और उन्होंने ऐड किया ऑनलाइन मनी गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग वाला इंडिया के बाहर होगा और रिसिपिएंट इंडिया में है, तो जो बाहर वाला है ओके सेक्शन 14 है उन्होंने ऐड किया आईजीएसटी एक्ट में, उसको इंडिया में आके पे करना पड़ेगा या उसको अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना पड़ेगा। ओके, अगर वो इंडिया में पे कर रहा है तो ये जो नेटवर्क दिया है उन्होंने, ओके इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सिस्टम स्विफ्ट नेटवर्क, इसके थ्रू वो पे कर सकता है। ये छोटा सा क्लॉज उन्होंने यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। चलो, अब नीचे आ जाते हैं। तो टैक्स पेमेंट चालान, तो टैक्स पेमेंट चालान पे अगर हम आते हैं तो आपकी चालान जो है, आप यहाँ पे ओवर द काउंटर, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओवर द काउंटर क्या हम पे कर सकते हैं? क्या पे कर सकते हैं ओनली 10,000, लेकिन इसके तीन एक्सेप्शंस हैं। एक है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ओके प्रॉपर ऑफिसर, पीओ मतलब प्रॉपर ऑफिसर या अदर ऑथराइज्ड प्रॉपर ऑफिसर टू रिकवर द आउटस्टैंडिंग ड्यू फ्रॉम एनी पर्सन रजिस्टर्ड और नॉट एंड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एनफोर्समेंट एक्टिविटी, अगर कोई रिकवरी होती है तो इन सिंपल वर्ड यहाँ पे अगर आपकी आउटस्टैंडिंग रिकवरी होती है बाय ऑफिसर या इन्वेस्टिगेशन या एनफोर्समेंट में, तो ऐसे सिचुएशन में ओवर द काउंटर आप 10,000 से भी ज़्यादा पे कर सकते हो। तो ये एक्सेप्शन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ओवर द काउंटर हम सिर्फ 10,000 पे कर सकते हैं, ओके लेकिन उससे ज़्यादा पे करना है तो ये तीन केसेस में ही पे कर सकते हो। ओवर द काउंटर मतलब आप ऑनलाइन नहीं पे कर रहे हो, आप एनईएफटी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या कोई भी ऊपर जो दिए मोड है उससे पे नहीं कर रहे हो, आप बैंक में जाके काउंटर पे कैश दे रहे हो, तो वो सिर्फ 10,000 तक दे सकते हो, बाकी यहाँ पे एक्सेप्शन है। आपकी चालान 15 डेज तक वैलिड रहेगी। अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन पे करना चाहता है तो उसका टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर के थ्रू पे किया जाएगा। नाउ यहाँ पे अगर आपका पैसा या सक्सेसफुली क्रेडिट हो गया तो आपका सीआईएन जनरेट होगा, आपका यहाँ पे सीआईएन जनरेट किया जाएगा जो 18 डिजिट का होगा। ऑन रिसिप्ट ऑफ सीआईएन फ्रॉम कलेक्टिंग बैंक द सेम अमाउंट इज क्रेडिटेड टू ई कैश लेजर। इफ सीआईएन इज नॉट जनरेटेड तो आप जो है यहाँ पे पीएमटी 07 में कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। ओके, डेट ऑफ क्रेडिट टू गवर्नमेंट अकाउंट इज डीम्ड टू बी अ डेट ऑफ पेमेंट, मतलब जिस दिन गवर्नमेंट अकाउंट में पैसा जाएगा उस दिन पे होगा, ये माना जाएगा। ओके, तो ये कुछ चालान के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे। ओके, अदर एस्पेक्ट्स ऑफ चालान, तो अदर एस्पेक्ट ऑफ चालान में सीपीआई स्टैंड फॉर कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, शॉर्ट नोट आ सकती है। सीपीआई यानी क्या? तो सीपीआई स्टैंड फॉर कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब क्या? मतलब जब आप यहाँ पे पोर्टल पे जाते हो और पीएमटी 06 चालान ओपन करते हो तो हर चालान को एक रेफरेंस नंबर आता है,
उस रेफरेंस नंबर को CPIN कहते हैं। ओके, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पोर्टल वो चालान को एक नंबर देता है, आइडेंटिफिकेशन नंबर देता है। इट इज क्रिएटेड फॉर एवरी चालान सक्सेसफुली जनरेटेड। वो 14 डिजिट का यूनिक नंबर होता है। ओके, मतलब वो जैसे आपने चालान ओपन किया वहां एक नंबर असाइन हो जाता है बाय पोर्टल। उसके बाद में CPIN जो है रिमेन्स वैलिड फॉर 15 डेज। CIN इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकती है। इट स्टैंड फॉर चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे ही आप जो है आपके बैंक के थ्रू पे कर देते हो तो पेमेंट होने के बाद आपका आपके चालान पे एक CIN जनरेट होता है। ये प्रूफ ऑफ पेमेंट होता है। ओके, और ये CIN जनरेट होना बहुत जरूरी है। अगर CIN जनरेट हुआ तो ये माना जाता है कि आपने पेमेंट कर दिया। इट इज जनरेटेड बाय ऑथराइज बैंक या RBI व्हेन पेमेंट इज एक्चुअली रिसीव्ड बाय सच ऑथराइज बैंक और RBI एंड क्रेडिटेड इन रिलेवेंट गवर्नमेंट अकाउंट। ओके, इट इज इंडिकेशन ऑफ सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ अकाउंट। या ओके, यहाँ पे आपका सक्सेसफुल पेमेंट हो गया, ये CIN बताता है। CIN is communicated, okay, CIN is communicated by authorized bank to a taxpayer as well as GSTN, और ये 18 डिजिट का होता है जिसमें 14 डिजिट आपके CPIN होते हैं और 4 डिजिट आपका बैंक कोड होता है। तो इस तरह से CIN पे एक आधी शॉर्ट नोट पूछी तो वो मैंने कवर कर लिया है। हाँ, यूटिलाइजेशन ऑफ मेजर हेड एंड माइनर हेड। ओके, इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, यूटिलाइजेशन ऑफ मेजर एंड माइनर हेड। अब समझ लो यहाँ पे वो कहना क्या चाहते हो। सेक्शन 14, यहाँ सेक्शन 49 PMT 09 चालान। ओके, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझ लेना। यहाँ पे वो ये कहना चाहते हैं कि समझ लो आपके कैश लेजर में अलग अलग हेड होते हैं। आपके कैश लेजर में एग्जाम्पल के तौर पे हम ऐसा ले लेते हैं कि मेजर हेड जो है, ओके, मेजर हेड जो है वो IGST, उसके बाद में CGST, उसके बाद में SGST और उसके बाद में सेस। और माइनर हेड जो होते हैं, ओके, आपके कैश लेजर ऐसा दिखता है। माइनर हेड में ओके आपका होता है टैक्स, ओके, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी और अदर ड्यूज, इस तरह से होता है। तो आपका अब समझ लो आपने पैसा डिपॉजिट कर दिया। ओके, आपने टैक्स में पैसा डिपॉजिट कर दिया 10,000 रुपए, इंटरेस्ट में 2,000 रुपए। ओके, और ये आपने पैसा डिपॉजिट किया आपके कैश लेजर में, आपके कैश लेजर में पैसा डिपॉजिट किया। मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ कैश लेजर की। ओके, CGST का 20,000 आपने डिपॉजिट किया, SGST का 30,000 आपने डिपॉजिट किया। ओके, और लेट फी में समझ लो 1,000 डिपॉजिट किया। तो ये आपने PMT 06 चालान से पैसा आपके कैश लेजर में डिपॉजिट कर दिया। फिर आपकी लाइबिलिटी जो है वो आपकी लाइबिलिटी समझ लो यहाँ पे इस मंथ में IGST की आई नहीं, आपकी लाइबिलिटी इस मंथ में CGST की, और CGST की आपकी लाइबिलिटी 25,000 है। ओके, ये आपका आउटपुट टैक्स है, और SGST की लाइबिलिटी 25,000 है। अब भाई साहब आपकी जो लाइबिलिटी है CGST की 25, SGST की 25, और आपने तो CGST में कैश डिपॉजिट किया 20, और SGST में भी समझ लो 20, SGST में भी आपने 20,000 डिपॉजिट किया। तो अब ये जो है अगर मैं 20 डिडक्ट कर दूं तो भी 5,000 पेबल आएगा। तो अब मैं क्या ये कैश में दूं, या फिर जो मैंने एक्स्ट्रा डिपॉजिट करके रखा IGST में, इंटरेस्ट में, लेट फी में, तो ये जो मैंने एक्स्ट्रा डिपॉजिट करके रखा हुआ है, क्या मैं ये जो मेरी एक्स्ट्रा लाइबिलिटी आ रही है उसमें यूज कर सकता हूं क्या? तो यस, आप किसी भी माइनर हेड का, सुनिए, किसी भी माइनर हेड का बैलेंस ओके आप दूसरे माइनर हेड में शिफ्ट कर सकते हो। यानी IGST का टैक्स का बैलेंस आप इधर शिफ्ट कर सकते हो, इंटरेस्ट का भी आप शिफ्ट कर सकते हो। आपको एक PMT 09 चालान फाइल करना पड़ेगा, और PMT 09 चालान फाइल करके आपको जो ये बताना पड़ेगा कि आप शिफ्ट कर रहे हो, मतलब आप IGST को नील कर रहे हो, और उसमें का आप 5,000 CGST में, 5,000 SGST में शिफ्ट कर रहे हो, प्लस इंटरेस्ट का भी आप शिफ्ट कर रहे होगे, तो इंटरेस्ट का भी कर सकते हो 2,000 रुपए, 1,000 शिफ्ट कर दिया आपने, इधर बैलेंस बढ़ा दिया, और अब ये बढ़ा हुआ बैलेंस आप आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए यूज कर सकते हो। इन सिंपल वर्ड, आप कोई भी मेजर हेड का बैलेंस, माइनर हेड का बैलेंस किधर भी कैश लेजर में शिफ्ट कर सकते हो। नॉट ओनली दिस, आप अगर आपका DDP होगा, सुनिए मेरी बात, अगर DDP होगा और एक DDP में कैश बैलेंस कम आ रहा है, दूसरे DDP में कैश लेजर में पड़ा हुआ है, तो आप इस DDP का बैलेंस दूसरे DDP में भी शिफ्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट आपके कोई आउटस्टैंडिंग ड्यूज नहीं होने चाहिए यहाँ पे। तो वो सिचुएशन में इसका बैलेंस दूसरे DDP को भी शिफ्ट कर सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन थी, और ये सेक्शन 49 था कि आप ओके आप DDP में भी शिफ्ट कर सकते हो, 2545 है, और आप आपके कैश लेजर में भी शिफ्ट कर सकते हो। और कैसे शिफ्ट करोगे, तो आपको किसी भी तरह से कोई भी माइनर हेड और मेजर हेड का शिफ्टिंग अलाउड है। ओके, तो लास्ट कंक्लूड करते हैं ई कैश लेजर को। तो ई कैश लेजर को अगर हम कंक्लूड करने जाए तो ई कैश लेजर में जो आप पैसा डिपॉजिट करोगे वो क्रेडिट होगा, जो पैसा आप डिपॉजिट करोगे वो क्रेडिट होगा। ओके, डिपॉजिट क्रेडिट होगा। ओके, और TDS TCS वेरी इंपॉर्टेंट, TDS TCS अगर आपका कोई कट हुआ होगा तो वो कैश लेजर में क्रेडिट में आएगा, और इसका पैसा ओके आप लायबिलिटी पे करने के लिए, आपका टैक्स होगा, इंटरेस्ट होगा, फीस होगा, तो उसके लिए यूज कर सकते हो। और बैलेंस अगर बचता है, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा डिपॉजिट करके रख दिया कैश लेजर में और बाद में आपका बैलेंस बचता है, तो वो आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो या उसका रिफंड भी क्लेम कर सकते हो।
आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो या उसका रिफंड भी क्लेम कर सकते हो। तो इस तरह से कैश लेजर के सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर ली है। अब आते हैं ई क्रेडिट लेजर पे। तो ई क्रेडिट लेजर में ओके, यहाँ पे पैसा आता कहाँ से, मतलब क्रेडिट कहाँ से जमा होता है, तो ये आपको सेल्फ असेस करना पड़ता है। हाईलाइट दिस वर्ड, सेल्फ असेस करना पड़ता है। अब सेल्फ असेस करना पड़ता है मतलब क्या, आपके टू बी में आएगा, टू बी में इनपुट टैक्स अपडेट होगा, वो टू बी में इनपुट टैक्स अपडेट होने के बाद आपको जो है सेक्शन 16 ओके आईटीसी का कंडीशंस, उसके बाद में 17 ओके अपॉर्शनमेंट, ब्लॉक क्रेडिट, उसके बाद में 18, 19, 20, 21 आईटीसी के सारे सेक्शंस अप्लाई करने के बाद जिसका क्रेडिट इस मंथ में मिलता है उसका क्रेडिट आप 3B में क्लेम करोगे, और 3B में जो क्रेडिट क्लेम करोगे, अवेल करोगे, वो आपके क्रेडिट लेजर को क्रेडिट होगा। आई रिपीट, वो आपके क्रेडिट लेजर को क्रेडिट होगा। ये समझ में आया कि आपको ओके। तो ये हुआ सेल्फ असेस करना। 2B में पहले आएगा, 2B में फिर जिसके जिसके क्रेडिट्स मिलते हैं वो असेस करोगे, जो 2B में नहीं आया पर आरसीएम है तो वो भी आप क्रेडिट क्लेम करोगे, और वो जो है क्रेडिट आपके क्रेडिट लेजर में जमा होगा। लेकिन ख्याल रहे ओके, जो भी क्रेडिट आपका, यहां पे सुनो, जो भी क्रेडिट आपका जमा हुआ आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, वो ओनली आउटपुट टैक्स के लिए ही यूज किया जाएगा। जैसे कैश लेजर का पैसा, कैश लेजर में तो हमने पैसा डाला है, तो ये टैक्स के लिए, इंटरेस्ट के लिए, पेनल्टी के लिए या कोई भी पेमेंट के लिए यूज होगा। लेकिन क्रेडिट लेजर का पैसा, भाई साहब ध्यान से सुनना, क्रेडिट लेजर का पैसा ओनली आउटपुट टैक्स पेमेंट के लिए ही यूज किया जाएगा। तो अगर मैं एक छोटा सा टेबल बनाऊं, तो जीएसटी ओके, क्या टैक्स ड्यू जीएसटी, क्या मैं कैश लेजर यूज कर सकता हूं जीएसटी के पेमेंट के लिए? यस। क्या मैं क्रेडिट लेजर भी यूज कर सकता हूं जीएसटी के पेमेंट के लिए? यस। लेकिन अदर ड्यूज हो गए तो सिर्फ मैं कैश लेजर ही यूज कर सकता हूं, क्रेडिट लेजर में यूज नहीं कर सकता। ओके, उसके बाद में क्रेडिट लेजर जब यूज करोगे तो उसका क्रेडिट यूटिलाइजेशन कैसे होगा? तो सेक्शन 49(5) रीड विद अदर सेक्शन कहता है कि सबसे पहले आप आईजीएसटी का क्रेडिट यूज करोगे, आईजीएसटी का क्रेडिट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, बैलेंस होगा तो आप एनी प्रोपोर्शन में, आई रिपीट, बैलेंस होगा तो आप एनी प्रोपोर्शन में सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए यूज कर सकते हो। ओके, आईजीएसटी एग्जॉस्ट होने के बाद, आई रिपीट, आईजीएसटी एग्जॉस्ट होने के बाद आप जो है सीजीएसटी का क्रेडिट यूज करोगे, सीजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी में, बैलेंस होगा तो आईजीएसटी में, उसके बाद में एसजीएसटी या यूटीजीएसटी ऑटोरेट में भी एसजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी में, और बैलेंस होगा तो आईजीएसटी में। लेकिन क्रॉस क्रेडिट बिटवीन सीजीएसटी और एसजीएसटी डज नॉट अलाउड। ओके, यानी सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्रॉस क्रेडिट आपको अलाउड नहीं है। ओके, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये हुआ कि आपका यूटिलाइजेशन किस तरह से होगा। उसके बाद में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, अगर ये लेजर बना है तो क्या क्रेडिट होगा और क्या डेबिट होगा। आपको बता दूं, क्रेडिट जो है यहाँ पे जो आपने सेल्फ असेस किया ऑन द बेसिस ऑफ 2B वो होगा, और डेबिट सिर्फ टैक्स पेमेंट के लिए होगा। यानी क्रेडिट लेजर में भी यूज फॉर पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स ओनली, बाकी पर्पज के लिए इसको डेबिट नहीं होगा। या कोई रिवर्सल करना है, आईटीसी रिवर्सल करना है तो वो डेबिट होगा। नाउ एक कॉन्सेप्ट है रिफंड, एक कॉन्सेप्ट है रिफंड। क्या हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का रिफंड क्लेम कर सकते हैं क्या? अब दोनों लेजर में डिफरेंस समझ लो। कैश लेजर का रिफंड बिल्कुल कभी भी कर सकते हैं, आपका एक्स्ट्रा पैसा है। अगर आपका पैसा एक्स्ट्रा है, इंक्लूडिंग टीडीएस टीसीएस, कम ऑन सुनना, इंक्लूडिंग टीडीएस टीसीएस, अगर आपके कैश लेजर में पैसा एक्स्ट्रा है तो आप कभी भी उसका रिफंड क्लेम करो, गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्रेडिट लेजर का रिफंड सिर्फ दो ही केस में आता है। सुनना मेरी बात, क्रेडिट लेजर का रिफंड सिर्फ दो ही केस में आता है। ओके, पहला यहाँ पे क्रेडिट लेजर का जीरो रेटेड सप्लाई, यानी अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और एक्सपोर्ट में आपने इनपुट सर्विस यूज की, तो 89(4) के फॉर्मूला के हिसाब से, एक रूल 89(4) है, ओके, वो रिफंड चैप्टर में आता है, जो ओके यहाँ पे रिफंड चैप्टर मतलब एक चैप्टर है फाइनल लेवल पे रिफंड, तो उसमें आता है। तो आपको जो इनपुट और इनपुट सर्विस का यहाँ पे ओके जो रिफंड मिलेगा आईटीसी का, उस फॉर्मूला के हिसाब से मिल जाएगा अगर आप एक्सपोर्ट करते हो। दूसरा, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। सर, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर आपका आउटपुट टैक्स रेट इनपुट टैक्स रेट से कम है, सुनना, आपका आउटपुट टैक्स रेट इनपुट टैक्स रेट से कम है, तो वो सिचुएशन में आपको रिफंड मिलता है। तो ये आईटीसी के रिफंड दो ही केस में मिलते हैं, जीरो रेटेड सप्लाई और इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। रजिस्टर पर्सन डिपॉजिट द अमाउंट इरोनियस रिफंड सैंक्शन टू along with interest penalty, the amount erroneous refund shall be recredited to e-credit ledger। हाँ, तो अब समझ लो कोई उसने यहाँ पे क्रेडिट क्लेम किया और वो पता चला कि इरोनियस है तो डिपार्टमेंट ने कैंसिल कर दिया। अगर डिपार्टमेंट ने कैंसिल कर दिया तो वो उसको रिक्रेडिट हो जाता है। नहीं समझा सर? समझ लो इसने रिफंड एप्लीकेशन फाइल किया, इसको रिफंड ग्रांट हो जाता है। रिफंड अगर आईटीसी का ग्रांट हो गया तो आपका ई क्रेडिट लेजर डेबिट हो गया। पर पता चला कि नहीं यार, ओके ये गलत ग्रांट हुआ है, तो इसको ओके गवर्नमेंट ने रिकवर कर लिया इससे। तो गवर्नमेंट ने अगर इससे रिकवर कर लिया तो जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर डेबिट हुआ था वो वापस क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, तो ये देखा हमने जहां तक है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से रिलेटेड। चलो अब थर्ड आते हैं इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर।
थर्ड आते हैं इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। चलिए, अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, आपकी लायबिलिटी, ओके ये पढ़ के जाना, किस ऑर्डर में आपकी लायबिलिटी यहाँ पे डिस्चार्ज होती है। इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर करता है कि जब भी आपके क्रेडिट लेजर और कैश लेजर में बैलेंस आएगा तो सबसे पहले आपको डिस्चार्ज करना पड़ेगा सेल्फ असेस टैक्स, जो आपने खुद ही असेस किया था, एंड अदर ड्यूज रिलेटेड टू रिटर्न ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड। मतलब तुमने प्रीवियस टैक्स पीरियड में जीएसटीआर 1 में जो अपने टैक्स बताया से, बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया, ओके, और 3B फाइल ही नहीं किया, और बाद में उनके कैश लेजर और क्रेडिट लेजर में पैसा आया। तो जो प्रीवियस टैक्स पीरियड में तुमने जीएसटीआर 1 में सेल्फ टैक्स असेस किया था या अदर ड्यूज असेस किए थे, तो तुम्हारा जो कैश बैलेंस आया या क्रेडिट बैलेंस आया, पहले वो लायबिलिटी में एडजस्ट होगा, प्रीवियस टैक्स पीरियड में एडजस्ट होगा। फिर सेल्फ असेस जो आपने खुद असेस किया और अदर ड्यूज रिलेटेड टू रिटर्न ऑफ करंट टैक्स पीरियड, फिर आपके कैश लेजर और क्रेडिट लेजर में बैलेंस बचता है तो करंट टैक्स पीरियड से एडजस्ट होगा। और उसके बाद में यहाँ पे एनी अदर अमाउंट पेबल अंडर दिस एक्ट इंक्लूडिंग डिमांड और रिकवरी, बाकी फिर थर्ड जो होता है आपकी जो डिमांड या रिकवरीज होगी तो उसके अगेंस्ट में एडजस्ट किया जाएगा, उसके अगेंस्ट में एडजस्ट किया जाएगा। उसके बाद में यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। तो अब ये आपकी जो लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर को डेबिट होती है, टैक्स इंटरेस्ट फीस डेबिट होता है, और कोई अदर ड्यूज होगा, ओके, अमाउंट पेबल टुवर्ड आउटपुट टैक्स होगा तो वो डेबिट होता है। अब ये डेबिट कैसे एडजस्ट होता है, तो पहले क्रेडिट लेजर एडजस्ट होता है, फिर कैश लेजर एडजस्ट होता है। हाँ, पहले ये होता है और फिर ये होता है, तो आपका डेबिट इस तरह से एडजस्ट किया जाता है। नाउ सर्टेन लायबिलिटी ओनली टू बी डिस्चार्ज थ्रू कैश लेजर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पढ़ के जाना, कुछ लायबिलिटी जो है ओनली कैश लेजर के थ्रू डिस्चार्ज होगी। अमाउंट डिडक्टेड अंडर, ओके, टीडीएस, टीडीएस और टीसीएस के लिए आप आईटीसी यूज नहीं कर सकते, ये तो कैश लेजर से ही, सामने वाले का टीडीएस टीसीएस काट रहा हो तो ये तो कैश लेजर से ही जाएगा। उसके बाद में रिवर्स चार्ज बेसिस के लिए आप क्रेडिट लेजर यूज नहीं कर सकते। कंपोजिशन स्कीम का पेमेंट होगा, सेक्शन 10 का तो नहीं यूज कर सकते। और इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी और एनी अदर अमाउंट होगा तो इसके लिए सिर्फ आप कैश लेजर ही यूज कर सकते हो, क्रेडिट लेजर इन पेमेंट के लिए आप यूज नहीं कर सकते, ये कैश लेजर के थ्रू ही होगा। रिडक्शन ऑफ पेनल्टी, the amount of penalty imposed or liable to be imposed shall stand reduced partly or fully as the case may be if the taxable person makes the payment of tax, interest and penalty specified in the show cause notice or demand order, and electronic liability register shall be credited accordingly. ओके, यानी अगर आपके अगेंस्ट में नोटिस या डिमांड ऑर्डर आई होगी और आपने पे कर दिया होगा तो उतना आपके, ओके, यहाँ पे लेजर में लायबिलिटी रजिस्टर में कम कर दिया जाएगा। तो ये था रिगार्डिंग टू आपके रजिस्टर कैसे मेंटेन हो गए। अब दो बेटा दो रूल है, रूल 86A एंड रूल 86B। ओके, ये जो है मैंने आपको शायद आईटीसी चैप्टर में दिए थे, रूल 86A और 86B, जो आपके आईटीसी पे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। रूल 86A क्या कहता है, कमिश्नर हैविंग रीजन टू बिलीव आईटीसी अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर हैज फ्रॉडुलेंटली अवेल्ड और इज इनएलिजिबल मे रिस्ट्रिक्ट द यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी टिल फॉलोइंग सिचुएशन गेट करेक्टेड। ओके, अगर कमिश्नर को ऐसा लगा तो कि आपने आईटीसी गलत लिए है, सेक्शन 16, 17, 18 के हिसाब से आपने आईटीसी नहीं लिए, या फिर कमिश्नर को ऐसा लगा कि आपने इनएलिजिबल आईटीसी ले लिए, तो वो आपका आईटीसी यूटिलाइजेशन को रोक देगा, आईटीसी यूटिलाइजेशन को रोक देगा, फ्रीज कर देगा। ओके, कौन कौन सी सिचुएशन में, ये सिचुएशन लर्न करके जाना, कब उसको लग सकता है कि आपने फ्रॉडुलेंटली लिए, तो टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट और अदर इश्यूड बाय नॉन एग्जिस्टेंट सप्लायर और आरपी नॉट डूइंग द बिजनेस फ्रॉम रजिस्टर्ड प्लेसेस। आपने ऐसे सप्लायर के इनवॉइस पे आईटीसी लिया जो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, या जो प्लेस ऑफ बिजनेस बता रहा है वो प्लेस ऑफ बिजनेस पे उसका बिजनेस ही नहीं है, सो डमी फेक इनवॉइस हो सकता है, तो वो आपका इसका यूटिलाइजेशन रोक देगा। या विदाउट रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, ये सेक्शन 16 की एक कंडीशन है कि आईटीसी तभी मिलते हैं जब आपको गुड्स और सर्विसेज रिसीव हुई। अब आपको गुड्स और सर्विसेज रिसीव ही नहीं हुई तो फिर आप, ओके, वो गलत आईटीसी कहा जाएगा, इनएलिजिबल आईटीसी कहा जाएगा और उसका यूटिलाइजेशन ऑफिसर रोक सकता है। नेक्स्ट, आईटीसी अवेल इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स विच हैज नॉट बीन पेड बाय द सप्लायर, आपके सप्लायर ने टैक्स नहीं पे किया, और वो टैक्स नहीं पे किया मतलब 3B नहीं फाइल किया, अगले साल के सितंबर एंड तक, अगर आपको याद होगा तो अगले साल के सितंबर एंड तक आपके सप्लायर ने अगर 3B नहीं फाइल किया होगा तो उसका आईटीसी ऑफिसर रोक सकता है। या आरपी टेकिंग आईटीसी इज नॉट एग्जिस्टेंस और नॉट डूइंग द बिजनेस फ्रॉम रजिस्टर्ड प्लेस, या जो आईटीसी ले रहा है वही फेक है, जो लेने वाला है वही फेक है, वो बिजनेस नहीं कर रहा है। या नॉट इन पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट, या आपने ऐसे गुड्स और सर्विस के आईटीसी ले लिए जिसके टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट आपके पोजीशन में नहीं है, तो ये रिस्ट्रिक्शन रहेगा और ये रिस्ट्रिक्शन 1 ईयर तक कंटिन्यू रहेगा। ये हमने रूल ये पढ़ के जाना कौन कौन सी सिचुएशन में 86A के रिस्ट्रिक्शन लग सकते हैं। 86B का एक रिस्ट्रिक्शन है आपके आईटीसी पे। अब 86B का क्या रिस्ट्रिक्शन है आपके आईटीसी पे, तो थोड़ा इसको समझ लेना। वो क्या कहता है, एक डायग्राम से समझाता हूं।
लेट्स टेक एग्जांपल मंथ ऑफ अप्रैल। ओके, ये मंथ ऑफ अप्रैल में आपका इनपुट्स कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस आपने लिया, इनवर्ड सप्लाई है। ओके, और आपका आउटवर्ड सप्लाई है। ओके, ये मंथ में समझ लो केस वन लेते हैं। केस वन में आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ओपनिंग बैलेंस 2 लाख है और अप्रैल का आईटीसी आपका 9 लाख का आया। अज्यूम अप्रैल का आईटीसी आपका 9 लाख का आपने लिया, टोटल आईटीसी आपके पास 11 लाख आया। अब केस वन ये लेते हैं कि आपका इस मंथ का टैक्सेबल सप्लाई का, ध्यान सुनना, ओके, आपका इस मंथ का टैक्सेबल टर्न सप्लाई का टर्नओवर 45 लाख हुआ। तो अब ये रूल 86 भी कहता है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन जिसका यहाँ पे वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूडिंग एग्जाम सप्लाई, एक्सक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई जो है उसका यहाँ पे बिलो 50 लाख होगा, तो एक्सक्लूडिंग एग्जाम्ड या ZRS बिलो 50 होगा, तो उसको ये कंडीशन अप्लीकेबल नहीं होगी, यानी रूल 86 बी का रिस्ट्रिक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब क्या, मतलब देखो, रिस्ट्रिक्शन ऑफ रूल 86 बी नॉट अप्लीकेबल। रिस्ट्रिक्शन क्या है, रिस्ट्रिक्शन में आगे बताऊंगा क्या है। मतलब ये हुआ कि मतलब ये पूरा आईटीसी यूज कर सकते हैं। समझ लो इसका टैक्सेबल सप्लाई कितना था, टैक्सेबल सप्लाई 45 लाख, 45 लाख का 18% उसका टैक्स आ रहा है 8.1, तो वो 8.1 के लिए क्या अपना पूरा आईटीसी यूज कर सकते हैं क्या? यस, उसके पास 11 लाख का आईटीसी है। अगर उसके पास 11 लाख का आईटीसी है तो पूरा का पूरा आईटीसी यूज कर सकता है और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। इसके आईटीसी यूटिलाइजेशन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा और ये पूरा आईटीसी यूज करेगा। लेकिन समझ लो टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू अगर उस मंथ की, जो मंथ का हम कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू 50 लाख के ऊपर है एक्सक्लूडिंग एग्जाम सप्लाई, यस मतलब एग्जाम सप्लाई या जीरो रेटेड सप्लाई, इसको छोड़ के टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू 50 लाख के ऊपर है, तो वो सिचुएशन में रूल 86 का रिस्ट्रिक्शन अप्लीकेबल हो जाएगा। और रूल 86 का रिस्ट्रिक्शन क्या कहता है? रूल 86 का रिस्ट्रिक्शन ये कहता है कि आउटपुट टैक्स आपका जो भी आएगा, समझ लो आपकी टैक्सेबल वैल्यू 52 लाख थी, 52 लाख का ओके आपका टैक्स आया 9.36 लाख, तो अगर आपका आईटीसी 9.36 से ज्यादा है, मतलब एक्सेस है, 9.36 तो एग्जाम्पल के लिए ले लो, आपके पास एक्सेस आईटीसी पड़ा हुआ है, ज्यादा आईटीसी है, इवन दो आपके पास ज्यादा आईटीसी होगा, लेकिन आप 99% ऑफ आउटपुट टैक्स, सुनना, 99% ऑफ आउटपुट टैक्स से ज्यादा आईटीसी यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब 1% आपको कैश लेजर में पे करना पड़ेगा। तो आप आउटपुट टैक्स का 99% ही यूज कर पाओगे, बाकी का आपको पे करना पड़ेगा। मतलब आपके पास इनफ बैलेंस होने के बाद भी, समझ लो आपके पास 11 लाख बैलेंस होने के बाद भी आप सिर्फ यूज कर सकते हो 99%। ओके, बाकी का आईटीसी कैरी फॉरवर्ड करो, आप कैरी फॉरवर्ड करो, लेकिन हमको 1% तो भी आपको कैश में देना पड़ेगा। ये रिस्ट्रिक्शन अप्लीकेबल हो जाएगा। इसके कुछ एक्सेप्शंस है, वो एक्सेप्शंस आपके नोट्स में मैंने दिए हैं। इनकम टैक्स आपने पे किया होगा, रिफंड आ रहे होंगे, जो भी है मैंने नोट्स में दिए, वो एक्सेप्शंस आपने पढ़ लेना। तो ये था रूल 86 बी। अब बेटा इस बार अगर एग्जाम में पढ़ के जाना है तो सेक्शन 50 डिले पेमेंट ऑफ टैक्स, इसके ऊपर थोड़ा अच्छा खासा वर्क करके जाना। इसके ऊपर सेक्शन 50 पे ओके आप थोड़ा अच्छा खासा यहाँ पे ओके प्रॉब्लम सॉल्व करके जाना, कैलकुलेशन करके जाना, एग्जाम में आ सकता है। तो चलो सेक्शन 15 जो है मैंने यहाँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो इसके आगे जो है सेक्शन 50 ओके डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो मेरे पास एग्जिस्टिंग रिकॉर्डिंग है और वो एग्जिस्टिंग रिकॉर्डिंग से हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में हमारा ये चैप्टर पेमेंट ऑफ टैक्स जो सबसे ईजिएस्ट चैप्टर है वो हमारा बहुत अच्छे से खत्म हो जाएगा। आई होप आपको रिवीजन पसंद आएगी, और पसंद आई तो आपको क्या करना है आपको सबको पता है। चलिए तो देखते हैं सेक्शन 50। इंपॉर्टेंट प्रोविजन रहेगी, इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ऑफ टैक्स। देखो भाई, आपने टैक्स कब देना चाहिए? अगर आप मंथली स्कीम में होगे, मंथली स्कीम में होगे और क्यूआरएमपी स्कीम में होगे। अगर आप मंथली स्कीम में होगे तो अगले महीने के 20 तारीख तक जब आपका जीएसटीआर 3 भी देना है, और क्यूआरएमपी स्कीम में होगे तो आपको टैक्स मंथली देना है और अगले महीने के 25 तारीख तक ओके, यानी रिटर्न क्वार्टरली जाएगा पर पेमेंट मंथली जाएगा। अगर पहले दो फर्स्ट मंथ ओके, सेकेंड मंथ तो अगले महीने की 25 तारीख, और थर्ड मंथ तो थर्ड मंथ में जब आप जीएसटीआर 3 भी दे रहे हो, जीएसटीआर 3 भी दे रहे हो, फिर वो हो सकता है 22 तारीख, हो सकता है 24 तारीख ओके। तो जो आपकी जीएसटीआर 3 की डेट होगी वो डेट, तो यहाँ पे 20 तारीख अगले महीने की और यहाँ पे 25 या फिर थर्ड मंथ की लायबिलिटी जब आप जीएसटीआर 3 भी दे रहे हो तब आएगा, तो वो आपकी ड्यू डेट रहेगी। तो अगर आपने ड्यू डेट में पेमेंट नहीं किया, क्योंकि आपकी कैश लेजर की लायबिलिटी आ रही थी और आपने पेमेंट नहीं किया, तो 18% पर एनम से आपको इंटरेस्ट लगाया जाएगा। इसके प्रॉब्लम सॉल्व करके जरूर जाना ओके। और 18% पर एनम कब से? तो नेक्स्ट डे
विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द डेट फॉलोइंग द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। जो भी आपकी ड्यू डेट होगी उसके नेक्स्ट डे से इंटरेस्ट होगा टिल द एक्चुअल पेमेंट ऑफ टैक्स, आपको इंटरेस्ट लगाया जाएगा। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या, okay, provided that interest on tax payable shall be levied on that portion of tax that will be debited to electronic cash ledger। मतलब ये हुआ कि आपकी ग्रॉस लायबिलिटी है, आपकी ग्रॉस लायबिलिटी है, ध्यान से सुनना, और आपकी ग्रॉस लायबिलिटी है 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, जिसमें से आईटीसी जो है आपका वो है 30 लाख रुपए। यानी आपकी जो ओके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से देना आएगा, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से देना आएगा वो कितना आएगा भाई, वो आएगा 20 लाख रुपए। तो जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को डेबिट करना है उस पर इंटरेस्ट आएगा, यानी आपके ग्रॉस लायबिलिटी पे नहीं आएगा। ये 20 लाख रुपए ओके पे इंटरेस्ट आएगा इंटू 18% इंटू जो भी नंबर ऑफ डेज होगा। समझ लो आप 20 दिन लेट हो गए तो 20 डिवाइडेड बाय 365 अगर, तो इस तरह से आपका इंटरेस्ट निकाला जाएगा। लेकिन इसका एक और मीनिंग देखो, और क्या मीनिंग देखो, देखो भाई आपकी दो लायबिलिटी थी, एक लायबिलिटी जो थी वो आपकी आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी थी, ओके आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी थी, और एक दूसरा आरसीएम की आपकी लायबिलिटी थी, भाई आरसीएम में रिवर्स चार्ज, पर वो इनवर्ट सप्लाई की लायबिलिटी थी। अब आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो है वो है 50 लाख, ओके, और आपका आरसीएम है 5 लाख रुपए, ओके आपका आरसीएम है 5 लाख रुपए। तो ऐसे सिचुएशन में ध्यान से सुनिएगा, 5 लाख रुपए, तो ये तो आपको मालूम है आपका जो आईटीसी है वो आप आईटीसी यूज करना है, तो आप आरसीएम पेमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते। आपके पास 30 लाख का आईटीसी है, तो 30 लाख का आईटीसी आप सिर्फ आउटपुट टैक्स में यूज कर सकते हैं। मतलब क्या, मतलब आपको 20 लाख रुपए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को डेबिट करने हैं, ई कैश लेजर को ओके आपको डेबिट करने हैं 20 लाख, प्लस 5 लाख आरसीएम के डेबिट करने हैं, ओके ये 5 लाख आरसीएम के डेबिट करने हैं। तो इन शॉर्ट आपकी जो लायबिलिटी आएगी, हाँ ये आईटीसी में आपका आरसीएम का भी आईटीसी कवर हो गया, ठीक है। इन सिंपल वर्ड आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से कितना पे करना है, तो आपको 25 लाख पे करना है, तो ये 25 लाख पे इंटरेस्ट निकाला जाएगा। इसलिए एग्जाम में लिखते वक्त नेट लायबिलिटी वर्ड मत यूज करना, क्योंकि नेट लायबिलिटी मतलब फिर हुआ वो तो ये हुआ 20 लाख ही हुआ आपकी नेट लायबिलिटी, नहीं। एग्जाम में वर्ड यूज करना कि जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को डेबिट किया जाएगा, मतलब आपकी आउटपुट नेट टैक्स लायबिलिटी प्लस आरसीएम, ये दोनों का मिला के ओके जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को डेबिट होगा उस पर इंटरेस्ट निकाला जाएगा, अगर वो आपने ड्यू डेट को पे नहीं किया। डन डना डन डन। इस तरह से हमारा सेक्शन 50 भी खत्म होता है। मजा आ गया आपको? यस और नो? बोलिए जोर से, यस और नो। चलिए बेटा, अब नीचे टेबल पे आ जाओ, आप नीचे टेबल पे आ जाओ। आपको सेक्शन 50 रीड विथ रूल 88B, रूल में थोड़ा और चीज क्लैरिफाई किया है। और देखो क्या, अब देखो इंटरेस्ट जो है यहां पे, सुनो, इंटरेस्ट जो है यहां पे 3 तरीके से लगाए गए हैं। 88B सबसेक्शन 1 रीड विथ, मतलब सेक्शन 50 में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, साथ साथ में रूल 88B भी दिया है। इफ टैक्स हैज बीन belatedly paid through credit balance on account of delay filing of return, on account of delay filing of return before commencement of proceeding under section 73 और 74, सिंपल वर्ड में ये 73 74 बाद में देखेंगे, ओके ये अभी कोई रिलेवेंट नहीं है, पहले समझ लो। अगर आपका, सुनो, आपका बिलेटेड पेमेंट है और आपका टैक्स मतलब आउटपुट टैक्स, और ये आउटपुट टैक्स का बिलेटेड पेमेंट है, तो सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेटा? 18% पर एनम। कब से आपको इंटरेस्ट लगेगा? इंटरेस्ट टू बी पेड फॉर अ पीरियड ऑफ डिले इन फाइलिंग सेड रिटर्न बियॉन्ड द ड्यू डेट अप टू डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 3B, यानी नेक्स्ट डे आफ्टर ड्यू डेट till the date of filing your GSTR 3B and till the date of payment, ओके यानी आपका इंटरेस्ट जो लगेगा वो आपका नेक्स्ट डे से कैलकुलेट होगा,
और कितना अमाउंट पे टैक्सेबल होगा? तो जो आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करोगे मतलब नेट टैक्स पेबल आफ्टर आईटीसी प्लस टैक्स अंडर आरसीएम, टैक्स अंडर आरसीएम। ओके, तो उतने अमाउंट पे आप यहां पे करोगे। ठीक है, डन। चलो अब नहीं, ये तो सिंपल था, सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 का इंटरेस्ट। ओके, आप जो है यहां पे नेक्स्ट डे से पे करोगे और नेक्स्ट डे से जो पे करोगे आप आपकी नेट जीएसटी लायबिलिटी प्लस आरसीएम, जो पेमेंट आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू करोगे। यहां तक समझ में आया? चलिए नेक्स्ट 88B2, in all other cases where interest is payable on delay payment of tax under section 51, read with, okay, यहां पे read with section 77 and section 78, sorry section 70, यहां लिख दो section 73 and section 74, the amount of tax which remains unpaid, okay, यहां पे देख लेना, the amount of tax which remains unpaid यानी आपके ग्रॉस अमाउंट पे, आपके ग्रॉस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा, ग्रॉस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा। ओके, और वो 18% पर एनम से लगेगा और नेक्स्ट डे आफ्टर ड्यू डेट। पर अगर आप सीए इंटर में हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप सीए इंटर में हो तो आपको ये 73 74 पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब 88B2 ये आप क्रॉस कर सकते हो। ओके, 88B2 आप क्रॉस कर दो क्योंकि सेक्शन 73 74 आपके सिलेबस में नहीं है। अगर केस 73 74 का लगा होगा तो आपको इंटरेस्ट ग्रॉस अमाउंट पे लगेगा, तो ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब देखिएगा, नेक्स्ट आओ, ये जो टेबल का थर्ड पार्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यहां पे ओके, यहां पे देखो, इफ इंटरेस्ट इज पेबल ऑन आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज, ये आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। इफ इंटरेस्ट इज पेबल ऑन आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज, तो देखो, पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ विच यूटिलाइजेशन ऑफ सच रॉन्गली अवेल क्रेडिट, ओके देखो वर्डिंग सा, period from the date of utilization of such wrongly availed ITC till the date of reversal of such credit or payment of tax in respect of such amount, okay, आपको इंटरेस्ट देना है। और अगर आपने जितना wrongly availed and utilized किया उस पे आपको 18% पर एनम से देना है। हो सकता है आपके बुक पे मैंने पढ़ाया हो 24% पर एनम, पर 24 नहीं, क्या रेट से देना है आपको? 18%। यहां पे आप करेक्शन कर लो और ये 18% पर एनम से आपको कैलकुलेट करना है। ओके, नोटिफाइड रेट, ये आपको करेक्शन यहां पे करना है। चलिए, तो ये 18% पर एनम से आपको कैलकुलेट करना है। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट अब आ जाओ आप नेक्स्ट डिस्कशन पे। ये जो एक्सप्लेनेशन है, ओके, ये एक्सप्लेनेशन देखिएगा, ठीक है। अब ये क्या कहता है, देखो, आईटीसी रॉन्गली अवेल शैल बी कॉन्स्टिट्यूट टू हैव बीन यूटिलाइज्ड when balance in e-credit ledger fall below the amount of ITC wrongly availed, underline, fall below the amount of ITC wrongly availed, and the extent of such utilization of ITC shall be the amount by which balance in e-credit ledger fall below the amount of ITC wrongly availed। सर अंडरलाइन के अलावा कुछ समझ में नहीं आया तो ठीक है ना, मैं पढ़ाने वाला हूं ना आपको। नेक्स्ट, date of utilization of such ITC shall be taken to be as under, if balance in e-credit ledger fall below the amount of ITC wrongly availed on account of payment of tax through said return, the date of utilization of such ITC shall be earlier of date on which return is due to furnish or actual date of filing return, उस दिन date of utilization माना जाएगा। B, when balance in e-credit ledger fall below the amount of ITC wrongly availed in all other cases, बाकी अगर
रिटर्न की केसेस अदर केसेस होगी, द डेट ऑन विच यूटिलाइजेशन ऑफ सच आईटीसी शैल बी द डेट ऑफ डेबिट टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ऑल अदर केसेस मतलब वो सिचुएशन में आपका जो बैलेंस है रिफंड दे दिया, रिफंड की वजह से डेबिट कर दिया। सर ये कुछ भी समझ में नहीं आया। ओके मैं बैठा हूं, समझेगा। ओके सर यहाँ तक हमने अंडरलाइन किया उतना ही इनफ है, अंडरलाइन किया उतना ही समझ में आया तो इनफ है। ठीक है चलो ये दोनों पॉइंट मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं। अब आ जाओ, आपके नोट्स में मैंने एक प्रॉब्लम दिया हुआ है और ये प्रॉब्लम पे आ जाओ। ठीक है ये प्रॉब्लम पे आ जाओ, ये प्रॉब्लम आपकी सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। ठीक है आ गए ये प्रॉब्लम पे, स्टेप बाय स्टेप अब मेरे साथ चल रहा है आपको। ठीक है ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम ओके आपके पुराने नोट्स में मैंने कुछ भी दिया होगा, इग्नोर इट और आपके नोट्स में ऐसा करेक्टेड प्रॉब्लम होगा तो ये आपको फॉलो करना है। एक बार मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप देख लो। ओके और ये जो है आपको फॉलो करना है। देखो मंथ है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। ठीक है ओपनिंग बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, मेरा अप्रैल में ओपनिंग बैलेंस मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का कुछ भी नहीं था, नील था। ठीक है यहां तक समझ गया, ओपनिंग बैलेंस नील था। एलिजिबल आईटीसी मतलब मुझे अप्रैल महीने के जो भी मैंने परचेस किए होंगे इनपुट्स, कैपिटल गुड्स, इनपुट सर्विस, तो जिसको मैं एलिजिबल है मैं ले सकता हूं, ऐसे 7 लाख रुपए थे। और आईटीसी रॉन्गली अवेल मतलब ऐसे कुछ जो ब्लॉक क्रेडिट में होंगे, सुनो ऐसे कुछ जो ब्लॉक क्रेडिट में होंगे या एग्जाम में या कोई भी रीजन की वजह से मुझे आईटीसी नहीं मिलते हैं, आई रिपीट कोई भी रीजन की वजह से मुझे आईटीसी नहीं मिलते हैं, ऐसे मैंने गलती से 50,000 और क्लेम कर लिए, अवेल कर लिए। तो टोटल मैंने अप्रैल में जब मेरा जीएसटीआर 3B फाइल किया तो मैंने 7,50,000 का आईटीसी क्लेम कर लिया। ठीक है 7,50,000 का आईटीसी क्लेम कर लिया। अब अप्रैल महीने का मेरा आउटपुट टैक्स जो आया वो 7 लाख रुपीज आया। सुनो अप्रैल महीने का मेरा आउटपुट टैक्स कितना है, 7 लाख। तो मेरे पास आईटीसी क्लेम किया हुआ है 7,50,000 और 7 लाख मेरा जो है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आया। मेरी रिटर्न की ड्यू डेट थी 20 मई और मैंने एक्चुअल रिटर्न भी 20 मई को फाइल किया। रिटर्न की ड्यू डेट भी 20 मई को है और एक्चुअल रिटर्न भी मैंने 20 मई को फाइल किया। ठीक है अब एक एक मंथ लेते चलते हैं। ठीक है और ये टेबल के नीचे का भी प्रोविजन पढ़ लेते हैं। डिटरमाइन द डेट फ्रॉम व्हेन इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल इन अबव केसेस, also calculate the amount of interest if wrongly availed and utilized. ITC is reverse in September return, मतलब ITC रिवर्स किया गया 20 अक्टूबर को। अगर रॉन्गली कोई ITC लिया होगा तो 20 अक्टूबर को वो रिवर्स किया गया। कैलकुलेट द अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज पेबल अंडर रूल 88B, रीड विथ सेक्शन 53, रीड विथ सेक्शन 53। ठीक है चलो अब मैं एक एक मंथ लेता हूं तो आपको समझ में आएगा। आंसर में अप्रैल में मेरा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 7 लाख था, मेरे पास क्रेडिट कितना था 7,50,000। तो आंसर में ओके मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस है क्रेडिट का, अब देखो यहां बदल जाएगा। तो मेरे क्रेडिट 7,50,000 थे, आउटपुट टैक्स 7 लाख था, मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस 50,000 था। मैंने रॉन्गली कितना अवेल किया था 50 और बैलेंस भी कितना है 50। मतलब ओके ये जो रॉन्गली अवेल किया हुआ आईटीसी ये शॉर्ट नहीं हुआ। एक बार मुंह घुमा के बोलो, ये रॉन्गली अवेल किया हुआ आईटीसी उतना का उतना पड़ा हुआ है, शॉर्ट नहीं हुआ। मतलब ये माना जाएगा कि अभी तक मैंने यूज नहीं किया, ये माना जाएगा कि अभी तक मैंने यूज नहीं किया। और अभी तक मैंने यूज नहीं किया तो ऐसे केस में ओके मुझे इंटरेस्ट तब लगेगा अगर मैं रॉन्गली अवेल एंड यूटिलाइज करूं, रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज करूं। तो अगर यहां पे माना गया कि मैंने, क्योंकि मेरा 50,000 जो रॉन्गली अवेल्ड है अभी तक शॉर्ट नहीं है, उतना क्लोजिंग बैलेंस है, तो ऐसे केस में मैंने अभी तक यूज नहीं किया तो क्या मुझे इंटरेस्ट लगेगा? तो मुझे अप्रैल में कोई भी इंटरेस्ट आईटीसी का नहीं लगेगा एट द रेट 18% पर एनम। यहां तक समझा होगा तो अप्रैल का ए टाइप करो,
यहां तक समझा होगा तो अप्रैल का ए टाइप करो फटाफट, ठीक है, ओके डन। फिर आते हैं हम मई में, ओके फिर आते हैं हम मई में। अब ये जो है ये बैलेंस, ये देखो ये रॉन्गली अवेल्ड हुआ। बहुत सी बार तो ऐसा होता है कि मेरा अकाउंटेंट ने ले लिया और हमको 3-4 महीने बाद पता चलता है अरे यार इसका तो क्रेडिट मिलता नहीं था, तूने क्लेम कर लिया। अब ये जो है 50,000 नेक्स्ट मंथ में ओपनिंग बैलेंस बना, ओके नेक्स्ट मंथ में ओपनिंग बैलेंस बना 50,000 रुपए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ओके यहां पे अब नेक्स्ट मंथ में जब ओपनिंग बैलेंस बना, अभी तक मैंने रिवर्स नहीं किया क्योंकि ये रिवर्स मैंने 20 अक्टूबर को किया हुआ है, तो वो मई में भी कंटिन्यू रहा। मई के एलिजिबल आईटीसी थे मेरे 5 लाख के, समझे आप, मई के एलिजिबल आईटीसी थे 5 लाख के, डन। अब मेरा मई का टोटल आईटीसी हुआ वो ओपनिंग बैलेंस और एलिजिबल 5 लाख। क्या मैंने मई में कोई रॉन्गली अवेल किया? नहीं, मई में कोई भी मैंने रॉन्गली अवेल नहीं किया हुआ है, ओके तो कोई दिक्कत नहीं। टोटल मेरा कितना हो गया? 5,50,000। मई की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी मेरी 5 लाख, तो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस 50,000। तो मैंने जो रॉन्गली अवेल किया आईटीसी आज भी 50 वैसे का वैसा पड़ा हुआ है, वो अभी तक शॉर्ट नहीं हुआ है, वो अभी तक शॉर्ट नहीं हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि इंटरेस्ट तभी लगेगा जब मैं उसको यूज करूंगा, इंटरेस्ट तभी लगेगा जब मैं उसको यूज करूंगा। मैंने यूज किया ही नहीं तो अभी तक मुझे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ओके यूटिलाइज तभी बोला जाएगा जब ये शॉर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे बताओ, ओके मैं समझा क्या आपको? ओके मैं समझा क्या आपको? डन। चलो मैं समझा होगा तो एम टाइप कीजिएगा फटाफट। उसके बाद में नेक्स्ट, अब आ गया जून। ये 50,000 बैलेंस जून में कैरी फॉरवर्ड हुए। अब ये जो 50,000 का बैलेंस जून में कैरी फॉरवर्ड हुआ और उसके ऊपर जून में कैरी फॉरवर्ड हुआ और उसके ओके फिर मैंने 3 लाख का आईटीसी लिया, टोटल मेरे पास 3,50,000 का आईटीसी हो गया। अब मेरी जून की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 3,30,000 थी। अब 3,30,000 में मैंने आईटीसी यूज कर लिया तो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस 20 हो गया। मतलब क्या? मतलब जो रॉन्गली अवेल किया हुआ आईटीसी वो शॉर्ट हो गया, और वो शॉर्ट टू दैट अमाउंट। कितने अमाउंट से शॉर्ट हुआ? 30,000 से। तो जितने अमाउंट से शॉर्ट हुआ उतने अमाउंट से आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो 30,000 से शॉर्ट हुआ तो मुझे इंटरेस्ट 30,000 पे लगेगा। तो देखो क्या अब अगर आप आंसर देखोगे तो क्या अप्रैल में मुझे इंटरेस्ट लगेगा? क्या नहीं, क्योंकि मैंने रॉन्गली अवेल तो किया था पर यूटिलाइज नहीं किया, और जब तक मैं यूटिलाइज नहीं करूंगा तब तक मुझे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। पर क्या मुझे जून में लग जाएगा क्या इंटरेस्ट? यस। जून में कितने अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा? 30,000 पे इंटरेस्ट लगेगा। जून में मुझे इंटरेस्ट कितने अमाउंट पे लगेगा? 30,000 पे लगेगा। चलो यहां तक मुझे समझ में आ गया, ठीक है। अब ये जो जून में 30,000 पे मुझे इंटरेस्ट लगेगा, ये कब से लगेगा? कौन सी डेट के लगेगा? तो अब सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 में रीड विथ रूल 88B3 ओके इंटरेस्ट जो है आपका कब से लगेगा? तो इंटरेस्ट जो है डेट ऑफ फाइलिंग, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न और डेट ऑफ एक्चुअल रिटर्न विच इज अर्लियर। मतलब आपकी लास्ट डेट ऑफ रिटर्न 20 तारीख है। अगर आपने 20 तारीख या उसके पहले रिटर्न, एक्चुअल हो सकता है आप 18 को भी रिटर्न दे सकते हो, 17 को भी दे सकते हो, तो दोनों डेट में से विच इज अर्लियर उस दिन से आपका इंटरेस्ट चालू होगा। तो मेरी ड्यू डेट 20 तारीख है, मैंने एक्चुअल 20 तारीख को ही दिया है, तो मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे 20 तारीख से चालू हो जाएगा। ओके विच इज अर्लियर, तो दोनों में विच इज अर्लियर में ओके 20 जो है ओके अर्लियर होगा, तो मेरा एक्चुअल इंटरेस्ट 20 तारीख से चालू होगा। मतलब क्या हुआ? मतलब अब सर तो 20 से होगा या 21 से? नहीं, ओके यहां पे जो इंटरेस्ट की डेट होगी डेट ऑफ यूटिलाइजेशन, और डेट ऑफ यूटिलाइजेशन जो है वो ड्यू डेट नेक्स्ट डे नहीं, डेट ऑफ यूटिलाइजेशन, डेट ऑफ रिटर्न और ड्यू डेट ऑफ रिटर्न या एक्चुअल फाइलिंग रिटर्न विच इज अर्लियर। तो ऐसे केस में आपको 21 से मत लेना, जिस दिन आपने यहां पे ओके विच इज अर्लियर आया रिटर्न का, वहां से लेना। यानी आपका जो है 20 जुलाई से, नेक्स्ट डे से नहीं। देखो
डिले पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स होगा सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 का, तो वहां नेक्स्ट डे से लेना। और रॉन्गली अवेल और यूटिलाइजेशन का होगा तो विच एवर इज अर्लियर, जो डेट आई वो, तो 20 जुलाई से आपका इंटरेस्ट चालू होगा। और ये आपने ओके रिवर्स या पे कब किया, 20 अक्टूबर को, तो 20 जुलाई से 20 अक्टूबर, तो 20 जुलाई यानी 20 को भी कंसीडर कर लेना। तो जुलाई के हो जाते हैं यहाँ पे 12 दिन, आई रिपीट, लो कैलकुलेटर, जुलाई के हो जाते हैं 12 दिन, अगस्त के हो जाते हैं 31। ओके कैलकुलेटर लो, देखते हैं यहाँ पे। ओके तो जुलाई के हो गए 12 प्लस अगस्त के हो गए 31, सितंबर के हो गए 30 प्लस अक्टूबर के हो गए, एक मिनट, जुलाई के 12 प्लस 31 प्लस जुलाई अगस्त सितंबर के 30 प्लस अक्टूबर के 20, तो यहाँ पे 93 डेज। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नेक्स्ट डे से नहीं लेना है, आपको डेट ऑफ यूटिलाइजेशन से ही लेना है। तो 93 डेज का 18% पर एनम से ओके डिवाइडेड बाय 365 1376 राउंड अप करके आपका आ जाएगा। ये समझा क्या बेटा? अगर जून समझा होगा तो जे टाइप कीजिएगा। तो यहाँ पे 50,000 रुपये लगेगा या जितना शॉर्ट हो गया उतना, तो जितना शॉर्ट हो गया, कितने से शॉर्ट हो गया, 30,000 से शॉर्ट हो गया, तो जितना शॉर्ट हुआ उतने से लगेगा। यहां तक समझा क्या? चलिए अब आगे, ये 20,000 का बैलेंस आगे कैरी हुआ 20,000, एलिजिबल क्रेडिट 6 लाख रुपए है। ओके आगे कैरी हुआ एलिजिबल क्रेडिट 6 लाख रुपए है, टोटल 620 हो गया। इसमें से मेरी आउटपुट में मैंने 610 यूज कर लिया। आउटपुट में 610 यूज करने के बाद मेरे पास बैलेंस 10,000 रहा। तो अब मेरा और कितना शॉर्ट हो गया? अब शॉर्ट 40 मत कर लेना, ठीक है, उसमें से 30 का तो इंटरेस्ट हमने ले लिया पूरा। अब वापस जो है वो शॉर्ट हो गया 10, तो ये 10 पे इंटरेस्ट लगेगा। अब 10 पे इंटरेस्ट लगेगा, कौन से मंथ का? जुलाई। इंटरेस्ट कब से लगेगा? ड्यू डेट ऑफ रिटर्न एक्चुअल, आपकी ड्यू डेट थी 20 तारीख और आपने एक्चुअल रिटर्न दिया 18 तारीख, तो विच एवर इज अर्लियर, ओके विच एवर इज अर्लियर। तो ऐसे सिचुएशन में आपका अर्लियर 18 तारीख है, तो आपको जो है यहां पे 18 अगस्त से, यानी जुलाई का इंटरेस्ट देखो, तो 18 अगस्त से तो 20 अक्टूबर का 10,000 रुपए पे 18% पर एनम से इंटरेस्ट लगेगा। अगर आप नंबर ऑफ डेज देखोगे तो वो 64 डेज हो जाएंगे। ओके 64 डेज हो जाएंगे। यहां तक समझा क्या? तो ये हुआ बेटा जुलाई, तो 64 डेज का आपको इंटरेस्ट यहां पे देना है। डन। ओके उसके बाद में अब ये 10,000 रुपए वापस कैरी फॉरवर्ड हुए अगस्त में, टोटल 5,10,000 हुआ, 5 लाख एलिजिबल आईटीसी, और पूरा का पूरा यूज हो गया। मतलब ओके आपने अगस्त में ये 10,000 रुपए भी यूज कर लिए, तो आपको वो 10,000 रुपए पे अगस्त से इंटरेस्ट लगेगा। यानी जब जब जितना जितना यूज करोगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, जब जब जितना जितना यूज करोगे उतने पे इंटरेस्ट लगते जाएगा। तो ये 10,000 रुपए पे आपको ओके नो डाउट विच एवर इज अर्लियर, आपकी ड्यू डेट थी 20 तारीख और आपने रिटर्न दिया 25 को, लेट दिया, विच एवर इज अर्लियर, तो ये 20 तारीख से तो आपको इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। तो ये 20 सितंबर से लेके 20 अक्टूबर 31 डेज का इंटरेस्ट आपको लग जाएगा ऑन दैट 10,000 18% पर एनम। ये समझने में बहुत आसान है। अगस्त समझा क्या? अगस्त समझा होगा तो ए टाइप कीजिएगा। ओके तो ये अब आपका एक सवाल आ सकता है कि सर हो सकता है कि आगे के मंथ में हमारे आईटीसी बढ़ गए, देखो यानी आपका अब 20 आया था, ओके हो सकता है आपके आईटीसी बढ़ गए होगे तो फिर इंटरेस्ट नहीं आएगा क्योंकि सफिशिएंट बैलेंस है। यानी जब तक आपका यहाँ पे बैलेंस वो रॉन्गली जो 20,000 है, सुनो ये जो रॉन्गली 20,000 है, देखो पहला आपने 30,000 यूज कर लिया, उसका इंटरेस्ट तो लगेगा क्योंकि वो यूज ट्रिगर हो गया। पर बाद में अगर आपके आईटीसी बढ़ जाते, समझ लो यहाँ एलिजिबल आईटीसी 6,50,000 है, तो ये 20 वैसे ही पड़े, अभी यूज नहीं किया तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। फिर आगे बढ़ जाते हैं तो वैसे ही पड़े, पर कभी अगर फ्यूचर में 20,000 से शॉर्ट हो गए, 20,000 से भी शॉर्ट हो गए, तो जितना आप यूज करोगे उतना इंटरेस्ट लगेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। तो चलिए ये था रिगार्डिंग टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। अब आपको ये वाला पॉइंट समझ में आएगा।
अब आपको ये वाला पॉइंट समझ में आएगा। देखो, ITC wrongly availed shall be considered to have been utilized when balance in e credit ledger। कब बोला जाएगा कि आपने यूटिलाइज किया? when balance in e credit ledger fall below the amount of ITC wrongly availed। जब भी आपका बैलेंस क्रेडिट लेजर का जितना रॉन्गली अवेल था उससे कम जाएगा, बढ़ते जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, इंटरेस्ट नहीं लगेगा, पर जैसे ही उससे कम हो जाएगा, जितना आपने यूज किया उतना इंटरेस्ट लगते जाएगा। एंड टू द एक्सटेंट ऑफ सच यूटिलाइजेशन ऑफ ITC, मतलब आपको टोटल 50 भी नहीं लगेगा, टू द एक्सटेंट जितना जितना आप यूज करोगे, आई रिपीट, जितना जितना आप यूज करोगे टू दैट एक्सटेंट उस मंथ का आपको अप्लीकेबल ओके इंटरेस्ट लगेगा। ये समझा क्या? ये समझा होगा तो 1 टाइप करो, ये समझा होगा तो 1 टाइप करो। पहली बात तो ओके, अगर आपने रॉन्गली अवेल किया हुआ ITC जो है उससे आपका बैलेंस शॉर्ट हुआ तो ही आपको इंटरेस्ट लगेगा। दूसरा जितना शॉर्ट होगा उतना ही लगेगा, ओके, उतना ही लगेगा। अच्छा, नेक्स्ट, डेट ऑफ यूटिलाइजेशन कब बोलना? ओके, कब बोलना कि आपने रॉन्गली यूटिलाइज किया? तो वो कहते हैं if balance in e-credit ledger fall below the amount of ITC wrongly availed on account of payment of tax through said return, the date of utilization of such ITC shall be earlier of due date or actual date of filing return which is earlier। अब समझ जाएगा आपको, अब समझ जाएगा। ये बेटा क्लास का फायदा होता है, मतलब कभी कभी कुछ हमको सेल्फ स्टडी से इंसाइट नहीं मिलता है, लेकिन अब हर वर्ड आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट जिस दिन यूटिलाइज किया उस दिन से, नेक्स्ट डे से नहीं, जिस दिन यूटिलाइज किया उस दिन से लगेगा। कब कहा जाएगा कि आपने यूटिलाइज कब किया है? तो वो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न विच इज अर्लियर, ये समझा होगा। और बी जो है, when balance in e-credit ledger fall below the amount of ITC wrongly availed, in other cases, बहुत सी बार रॉन्गली रिफंड की डेबिट हो जाती है, एंट्री वगैरह, तो जिस दिन डेबिट हुआ उस दिन, तो चलो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला वाला ओके जो है हमारे डिस्कशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये आपको अगर क्लॉज ए समझा होगा तो ए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने देख लिया। ए समझा होगा तो फटाफट क्लॉज ए टाइप करो, छोटा ए टाइप करो। तो इन दिस वे हमने यहाँ पे जो है ओके सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 रूल 88B हमने यहाँ पे देखा। ठीक है दोस्तों, चलो।